इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस एपिसोड के 17वें क्रम में मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबके बीच एक बार फिर उपस्थित हूँ। इससे पहले कि मैं अपना ये क्लास आरंभ करूँ, मैं आपको कुछ इसी वीडियो पर, लाइव वीडियो पर, कुछ अपने अध्ययनरत किताबों का और इन पुस्तकों का, विशेष करके जो किताबें या मेरे इस क्रम में लगी हुई इन पुस्तकों का मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूं, क्योंकि हमारे तमाम साथी इस बात को कहते हैं कि मैं शायद कुछ ऐसी बातें करता हूं जो किताबों या पुस्तकों से नहीं ली जाती, मैं अपने मन से बना के कहता हूं। हमारे कुछ साथियों का यह भी आरोप है कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव किसी व्यक्ति विशेष के लाभार्थ, किसी से प्रेरित होकर के, किसी की बैकिंग से क्लास चला रहे हैं। मैंने इस क्लास को आरंभ करने के पहले अभी एक नोट्स बना करके आप सबके व्यक्तिगत पर भी और ग्रुप के व्हाट्सएप पर भी भेजा है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उन चिकित्सकों को प्रेरित करना है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीख चुके हैं लेकिन कहीं भटके हैं। मेरा उद्देश्य न किसी के व्यवसाय को ठेस पहुंचाना है, न किसी व्यक्ति विशेष को बेइज्जत करना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपनी बातों को आप तक पहुंचाना है। हाँ, ये अलग बात है कि आप उसको किस तरह से उपयोग में लाते हैं, आप मेरी बातों का कितना मनन करते हैं, आप मेरे इस पाठ का कितना उपयोग करते हैं, यह आपकी सोच समझ पर निर्भर करता है। कल का मौसम बहुत खराब था और पूरे प्रदेश का ही मौसम खराब था, इसलिए मैं आपके बीच में नहीं आया। इसके लिए मुझे खेद है। ये क्लास हमारा अभी 4 दिन और चलेगा और इसके बाद फिर मैं लगभग 15 दिन आपसे अलग रहूंगा और फिर 1 जून से इस क्लास को चलाऊंगा। बीच में जो 15 दिन का गैप मैं आपको दे रहा हूं वो इसलिए दे रहा हूं कि मैं जो भी क्लास में 20 मई तक चला रहा हूं, इस 20 मई तक चलने वाले 20 ये क्लास मैं जो आपका बंद करूंगा, इस क्लास के बाद आप जितना मैंने लेक्चर दिया है, हमारे बहुत से साथी उसको नोट भी कर रहे हैं। मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप उसको नोट कर लें, उस पर मंथन करें और आप अपने प्रश्न तैयार करें और उस प्रश्न को आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। मेरा यह भी निवेदन है कि आप फोन टॉक्स पर ज्यादा बहस ना करें। फोन कॉल्स पर बहस में आप अपनी बात को बहुत जल्दबाजी में कहना चाहते हैं या आवेश में कहना चाहते हैं। हमारे तमाम सीनियर साथी इस बात को साबित करना चाहते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं, उनको जानने की जरूरत नहीं है, तो मैं उनको बताना भी नहीं चाहता। मैं अपने उन साथियों से अनुरोध करूंगा जो इनमें से कुछ सीखना चाहते हो वो लिखें। हाँ, आप लोग दवाइयां पूछते हैं विभिन्न रोगों की, उस पर मैं आपको मना कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर दवाइयों के बनाने का आसान तरीका कि आप रोगी को उसकी शिकायतों के आधार पर दवा का चुनाव इतनी जल्दी कैसे करेंगे, ये मेरा एक क्रम होगा जिसको, और ये क्रम मैं अपने अगले चरण में लूंगा। इस चरण में हम आपको मुख्य बातों को बताने के बाद फिर हमारा अगला चरण होगा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और मैट्रिया मेडिका, जो मैं 1 जून से आरंभ करूंगा। और तब तक आपके पास मौका रहेगा कि आप भी उसका अध्ययन करेंगे और मैं भी आपके सामने नए क्रम में आऊंगा। हमारे एक साथी नहीं बल्कि अनेकों साथियों ने यह भी कहा है कि आप जो कह रहे हैं उसको पुस्तक में लिख डालिए। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि पुस्तक मेरी लिखी जा रही है, लेकिन अभी उसमें 6 महीने का समय लगेगा, क्योंकि पुस्तक को मैं एक पुस्तक का रूप देना चाह रहा हूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लोगों को समर्पित भावना से देने का उद्देश्य है। इस नाते जब वो मैं पूरा लिख चुकूंगा, उसका मूल रूप में अभिलेख में लिख लूंगा, तो फिर मैं आप ही लोगों को आमंत्रित करूंगा कि कोई साथी आए और प्रायोजक के रूप में उसको पब्लिश करें। क्योंकि बहुत स्पष्ट सी बात है, मैं पुस्तक लिखता हूं लेकिन मैं पुस्तक छपवा नहीं सकता, ये मेरी अपनी सीमा में नहीं आता है। हम ये चाहेंगे मेरे लिखने के बाद कोई भी साथी आगे आकर के उस पुस्तक का प्रकाशन कराए, और मुझे उसका कोई शेयर भी नहीं चाहिए। मेरा नाम रहेगा ना, मेरी फोटो रहेगी ना, मेरे नाम और फोटो से ही मुझको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। मैंने 56 वर्ष की उम्र में ना तो कभी सरकार से कुछ मांगा है, ना अपने साथियों से कुछ मांगा है, ना अपने परिवार से कुछ मांगा है। ईश्वर ने मुझको आत्मसंतुष्टि दे रखी। एक विशेष प्रकार का गुण मेरे अंदर है कि मैं अगर बिल्कुल शांत मुद्रा में रहने का व्यक्ति हूं, मुझे किसी दुनिया के किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है और ना ही मुझे कुछ पाने की आशा है। मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए आपसे कि आप मुझे सम्मान देते रहें, तो वो सम्मान मुझे मेरे नाम से मिलता रहेगा। इस नाते मुझे उस पुस्तक से कोई आमदनी नहीं करनी है। आप छपवाएंगे, उसकी आमदनी आपकी, आप मुझे नेम एंड फेम
रहेंगे। ये मैं करता हूं कि आपको दिसंबर के पहले ये पुस्तक मेरी तैयार हो जाएगी। समय लगेगा क्योंकि मेरे पास समय की व्यस्तता ज़्यादा है, ताकि लिखने में समय मैं कम दे पा रहा हूं, और अभी मैं आपसे लगातार बात भी कर रहा हूं, और मैं ये जो नोट्स बनाता हूं यही मेरी पुस्तक के रूप में आ जाएंगे जो मैं आप तक पहुंचाता हूं। चलिए अब आज की बात करते हैं। जी कहेंगे कि आपने कुछ मतलब से हट के बात कर ली तो दिक्कत होगी उनको लोड करने में, लेकिन खैर चलिए, मैं उनसे कहता हूं कि कुछ बातें करनी ही पड़ेंगी। बिना कुछ बातों का प्रस्तावना बनाए मैं आपके बीच कैसे आ सकता हूं। आज हमारा मुख्य चैप्टर है ब्लड और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमें संभवतः 2 दिन लेना पड़ेगा, क्योंकि आज हम ब्लड तक पहुंचेंगे और फिर हार्ट की कार्यप्रणाली और उसकी फिजियोलॉजी हमें कल लेनी पड़ेगी। आप सबको पता है कि रक्त या ब्लड एक टिश्यू है, और ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को, एक सेल से दूसरे सेल को, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को। इस नाते इसको वैस्कुलर टिश्यू भी कहा गया और कनेक्टिव टिश्यू भी कहा गया है। कनेक्टिव टिश्यू हमारी हड्डियां भी हैं जो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ती हैं, यानी बोन भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है। बोन के अंदर जो रेड बोन मैरो होती है उसके अंदर ब्लड के आरबीसी के बनने का निर्माण होता है, क्योंकि रेड बोन मैरो में स्टेम सेल पाई जाती हैं, और स्टेम सेल होता क्या है, स्टेम सेल इन द बोन मैरो गिव्स राइज टू द सेल दैट डेवलप इनटू आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये रेड बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल होती हैं वो बनाती हैं। हम इससे पहले कि ब्लड आरंभ करें, हम कहते हैं कि ब्लड को चूंकि कनेक्टिव टिश्यू कहा गया, और कनेक्टिव टिश्यू के नाम पर फिर इसको हमने कहा कि ये वैस्कुलर टिश्यू है, यानी बहने वाला ट्रांसपोर्टर टिश्यू है। तो ट्रांसपोर्टर टिश्यू शरीर में किस उद्देश्य से प्रकृति ने बनाया? प्रकृति का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि मैं उसी भगवान की, उसी ईश्वर की बात कर रहा हूं जिसने हमारे शरीर का निर्माण किया, और निर्माण करने के पहले उसके इंजीनियर ने हर प्रक्रिया को अपने हिसाब से पहले व्यवस्थित किया। तो रक्त का शरीर में घूमने का उसका उद्देश्य क्या था? रक्त में शरीर के घूमने का उद्देश्य था, पहला था ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, जो खाद्य पदार्थ में हमको मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, उस सभी न्यूट्रिएंट्स को हमारे संबंधित कोशिकाओं और सेल तक उसको पहुंचाने की एक जिम्मेदारी थी। तो ईश्वर ने या प्रकृति ने हमारे शरीर में एक ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट बनाया जिसको ब्लड कहा गया। दूसरा इसका तरीका था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर से लाई गई अतिरिक्त ऊर्जा का स्रोत है, और इस ऑक्सीजन से हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा रिलीज होती है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, चूंकि मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन का डिटेल बताया था, अभी यहां पर थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में फिर चर्चा होगी। तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है विभिन्न उपकरणों में, उसको बाहर तक लाना, निकालना, हमारे फेफड़े तक पहुंचाना, ये भी ब्लड का काम है। तीसरा है बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। हम जो अवशोषित भोज्य पदार्थ हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड के अवशोषण के बाद उसको सीधे अंगों में नहीं भेजा जाता, पहले वो किडनी में जाता है। किडनी में जाके वो ब्लड छनता है, जहां अलग होते हैं यूरिन के साथ मिलकर के यूरेटर में चले जाते हैं, और शुद्ध या प्योर ब्लड किडनी से बाहर आकर के एफरेंट ब्लड कार्पुलेज के द्वारा या वेसल्स के द्वारा ये फिर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में भेजा जाता है। विभिन्न अंग में जब रक्त खराब हो जाता है तो फिर उसको शोधन के लिए फेफड़े को दिया जाता है। फेफड़ा ऑक्सीजन से लेकर के उस रक्त को शुद्ध करता है। तो ये एक इसीलिए हमारे हार्ट की जो प्रणाली है, मैं आपको बताऊंगा कि डबल सर्कुलेशन का प्रणाली है। हार्ट को डबल फंक्शन करना पड़ता है, 2 बार इसको पंप करने के लिए मदद करनी पड़ती है। दोहरा इसका कार्य प्रणाली ही है, इसकी डबल फिजियोलॉजी इसकी चलती है। और अगला है हिमोप्टाइसिस करना। कहीं पर शरीर में चोट चपाट लग जाए तो तत्काल वहां पर जाकर के रक्त के प्रवाह को रोक करके स्वेलिंग कर देना, उन टिश्यूज को वहां पर रोक देना, जिससे शरीर के रक्त की मात्रा अधिक से अधिक ना चले, गिर नहीं पाए बाहर। ब्लड बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है।
शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में चलता हुआ ब्लड के हर कोशिका के टेम्परेचर को रेगुलेट करता हुआ पूरे बॉडी के टिश्यूज को, टिश्यूज से ऑर्गन को, ऑर्गन से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और ये हमारे शरीर में एक तरीके का इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज करता है। इसके आरबीसी के साथ जुड़ा हुआ जो डब्ल्यूबीसी पोर्शन होता है वो एक तरीके से हमारे शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र है, एक इकाई है जिसके द्वारा हम बॉडी को मेंटेन करते हैं। ये एक जनरल फंक्शन है ब्लड का जो बॉडी में चलता है, और यही फंक्शन हमारे शरीर में लिम्फ का भी है। क्योंकि लिम्फ एक अलग प्रक्रिया है लिम्फ की, और लिम्फ है क्या? ये बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड से और ब्लड के बीच का ब्लड का छना हुआ भाग है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हम इसकी चर्चा, लिम्फ की चर्चा हम बाद में कर लेंगे, पहले हम ब्लड पर आते हैं। हमारा ब्लड जो शरीर में पाया जाता है ये कुल मिलाकर के दो पार्ट में बटा होता है। एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ, यानी जो हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। बॉडी के अंदर टिश्यू फ्लूइड दो पार्ट में, ब्लड में और लिम्फ में। अब ब्लड होता है, ब्लड में हमारे प्लाज्मा पाया जाता है, एक पोर्शन जो हल्का होता है, तरल होता है, और दूसरा पोर्शन कार्पसिल्स पाए जाते हैं जो गाढ़े होते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, टिश्यू फ्लूइड दो पार्ट में बटा हुआ है, जिसे पहला पार्ट है ब्लड और दूसरा पार्ट है लिम्फ। यानी टिश्यू फ्लूइड में लिम्फ और ब्लड दोनों पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ, अब ब्लड में दो पार्ट है, प्लाज्मा और कार्पसिल्स। प्लाज्मा हल्का होता है, तरल होता है, जिसमें 95% पोर्शन जो है वाटर का होता है, और जो कार्पसिल्स होते हैं फिर वो चार प्रकार के बटे होते हैं। कार्पसिल्स में पहला होता है आरबीसी, जिसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। एरिथ्रो मीन होता है रेड एंड साइट मीन होता है सेल। तो एरिथ्रोसाइट इसका मतलब रेड ब्लड कार्पसिल्स या आरबीसी। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पसिल्स, या इसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूक करना, ल्यूक मीन सफेद एंड साइट मीन सेल। तीसरा होता है स्पाइंडल सेल, और चौथा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ये चार प्रकार के कंपोनेंट्स आपके ब्लड के पार्ट में, कार्पसिल्स में पाए जाते हैं। अब ल्यूकोसाइट को या डब्ल्यूबीसी को फिर हम दो पार्ट में बांट देते हैं। डब्ल्यूबीसी एक होता है ग्रेनुलर स्टेट में और एक होता है नॉन ग्रेनुलर। ग्रेनुलर मीन कुछ दानेदार यानी गाढ़ा, और नॉन ग्रेनुलर उस डब्ल्यूबीसी से कुछ हल्का। जो ग्रेनुलर साइट का होता है ल्यूकोसाइट, वो फिर तीन भागों में बटा होता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये विभिन्न प्रकार के पार्ट हैं डब्ल्यूबीसी के। और जो नॉन ग्रेनुलर साइट होता है या एग्रेनुलर साइट होता है, उसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये दो पार्ट होते हैं ब्लड के। तो कुल मिलाकर के डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का होता है, आरबीसी 1 प्रकार का होता है, प्लाज्मा 1 प्रकार का होता है। यहां तक ये बात ब्लड की है। ब्लड में हम आपको ये भी बता दें कि ब्लड के प्लाज्मा के साइड में, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90 से 92%। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं 0.9%। प्लाज्मा प्रोटीन होती है 7%, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन के 7% को हम बांट देते हैं। एल्ब्यूमिन होता है 4 to 7%, ग्लोब्यूमिन होता है 1.5%, फाइब्रिनोजन होता है 0.3%, और अन्य प्रकार के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं 1 से 2% तक होते हैं। ब्लड में प्लाज्मा का काम क्या है? प्लाज्मा का काम है सर्कुलेट करना, ब्लड में द्रव की मात्रा को स्थिर रखना, ब्लड की गति को निश्चित करना, बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करना, बॉडी के ब्लड का पीएच मान बनाए रखना, पीएच मान स्थिर रखना। क्योंकि जो ब्लड का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी 7.4 का मतलब 7 न्यूट्रल होता है और 7.4 हो गया तो ये हल्का क्षारीय होता है। टेम्परेचर का वितरण करना, टेम्परेचर का वितरण भी करता है प्लाज्मा।
और उत्सर्जी पदार्थों को हटाता भी है शरीर से और कार्बन डाइऑक्साइड का निस्तारण भी करता है। ये प्लाज्मा का मेन फंक्शन है। हम ये मान सकते हैं कि ब्लड का जो निर्माण कार्य है, ब्लड के निर्माण कार्य में आरबीसी में जो महत्वपूर्ण तत्व है जिसके कारण उसको आर यानी रेड या एरिथ्रो कहा जाता है, वो पार्ट है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पार्ट है जो ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन आगे जाकर के कोशिकाओं के अंदर पहुंच करके, जब कोशिकाओं के अंदर पहुंचता है तो वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर तोड़ा जाता है हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में, यानी हीमोग्लोबिन फिर ब्लड को वापस कर दिया जाता है और ऑक्सीजन वहां पे खपत कर ली जाती है। तो एक तरीके से हीमोग्लोबिन है क्या? ये एक कैरियर है। किसका कैरियर? ब्लड का। जो जब हम फेफड़े से ऑक्सीजन को लेते हैं तो जब ब्लड कैपिलरीज उसको खींचती हैं, किससे? फेफड़े के एल्वेओली के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती है, वहां से जब ब्लड ऑक्सीजन को ले लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो वहां पर हीमोग्लोबिन, मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कार्य करने की दर अन्य गैसों की अपेक्षा 70 गुना ज्यादा है। लिहाजा ऑक्सीजन पहले खींच ली जाती है और वो कार्य करके लौट भी आती है और 70 बार लौट के आती है फेफड़े में, तब जाकर के अन्य गैसें ब्लड में प्रवेश कर पाती हैं। और वो चूंकि धीरे चलती हैं, इस नाते फिर बाद में उनको हम एक्सक्रेट करके यूरिन के माध्यम से, शरीर के विभिन्न माध्यमों से उसको निकाल भी देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की जो कार्य करने की दर है वो 70 गुना अन्य गैसों की अपेक्षा ज्यादा है। इस नाते वायुमंडल से आने वाली वायु हमारे फेफड़े में सभी आती हैं, केवल उनमें से ऑक्सीजन की दर कार्य करने की तेज होने के नाते ये जल्दी हीमोग्लोबिन के साथ अपने रिएक्शन आरंभ कर देता है। यहां तक हमने आपको ये बात बताई थी। कुछ बातें और हो जाए। ब्लड के जांच में आमतौर से टीएलसी, डीएलसी की बात हम करते हैं। टीएलसी का तात्पर्य होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का टोटल काउंट होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है। हमारी जो आरबीसी होती हैं ये 127 दिन जिंदा रहती हैं और 127 दिन के बाद ये स्वतः समाप्त होने की प्रक्रिया में आ जाती हैं, जिसे हम हिपोटाइटिस कहते हैं, हेमोटाइटिस कहते हैं। हेमोलिसिस में या हीमोटाइलिसिस में आरबीसी का विघटन होने लगता है, ये टूटते हैं और टूटने के बाद कैसे टूटते हैं? स्प्लीन सेल में जाके रेटिकुलो एंडोथीसियम सेल्स होती हैं जो ग्लोबिन और हीम को मिलाती भी हैं और उनको अलग भी करती हैं। यानी अभी तक जो स्प्लीन का फंक्शन देखा गया है, ये रक्त की मात्रा को संकुचित भी करती है, उसको तोड़ करके बढ़ाती भी हैं। तो इस नाते जो हीमोलाइसिस की क्रिया या विघटन की क्रिया होती है वो 127 दिन बाद स्वतः होती रहती है स्प्लीन के माध्यम से और नए आरबीसी रेड बोन मैरो से बन के आते रहते हैं टिश्यू फ्लूइड में। आरबीसी में, जैसे आरबीसी एक सेल है तो सेल में जो अन्य सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उस तरीके से ब्लड में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और ग्रेनुलोसाइट्स के मॉलिक्यूल्स और ये इसमें नहीं पाए जाते। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ब्लड में नहीं होता, राइबोसोम्स नहीं होते, ग्लोब्यूल्स नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया ब्लड में अगर होता तो फिर वो एनर्जी वहीं इन्वॉल्व कर ली जाती। देखिए प्रकृति की बनावट को देखिए, प्रकृति ने एनर्जी को हर सेल तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन ब्लड में माइटोकॉन्ड्रिया हटा दिया, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया ब्लड में ही होता या ब्लड के आरबीसी में होता तो ऑक्सीजन से बनने वाली एनर्जी वहीं पे स्टोर कर ली जाती, तो अन्य कोशिकाएं उस ऑक्सीजन को नहीं पाती, उस एनर्जी को नहीं पाती। सोचिए प्रकृति ने कितने दिमाग से कितने कार्यों की कितनी जटिलता लगाया है। हम कभी कभी नास्तिक बन जाते हैं, हम ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, हम उसकी माया पर विश्वास नहीं करते, हम उसके किसी रचना पर विश्वास नहीं करते आमतौर से। लेकिन जीव विज्ञान का पढ़ने वाला हर विद्यार्थी, जीव विज्ञान का जानकार हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए इस शरीर के अंदर जो शारीरिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का आपसी समावेश प्रकृति ने जिस प्रकार किया है, वास्तव में उस प्रकृति को हमें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, प्रतिदिन याद करना चाहिए, चाहे जिस रूप में।
उसको ये पता था कि अगर हमने ब्लड को सेल्स माना है और ब्लड को टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से पूरी बॉडी में घुमाया है, तो यहाँ पे अगर हमने माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया तो ऑक्सीजन से आने वाली एनर्जी यहीं पे लुप्त हो जाएगी। फिर हम उसको कोशिकाओं तक कैसे पहुंचाएंगे या शरीर की अन्य कोशिकाएं कैसे ऊर्जा प्राप्त करेंगी। इस नाते उसने इससे माइटोकॉन्ड्रिया हटा दिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी आप पढ़े होंगे। मैंने बार बार ये कहा है कि मैं आपको न तो साइंस पढ़ा रहा हूं और ना ही मैं आपको डॉक्टर बना रहा हूं। ये कार्यक्रम ना डॉक्टर बनाने का है, ना किसी से कोई पैसा लेने का कार्यक्रम है, और ना ही किसी को ठेस पहुंचाने का है। ये तो आपकी डिमांड थी कि आप पढ़ाते रहिए लगातार, तो मैं आपके बीच आता रहा। अगर आपकी डिमांड ना होती तो मैं 1-2 क्लास बाद अपने आप से नमस्कार कर लेता, लेकिन आपने मुझको यहां आने के लिए बुलाया, आमंत्रित किया, तो मैं आपके बीच अपनी बात को लेकर के कह रहा हूं। अब आइए आरबीसी में ही के दूसरे पार्ट में हम चलते हैं, जहां पर हम ये मान लें कि आरबीसी में हमारे ग्लूकोज, ब्लड में टोटल ग्लूकोज होता है 80%, यूरिया लगभग 17.30% होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है 150 से 80% तक। परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि जो आप किसी पैथोलॉजी से पाते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा 80 से 150 मिलीग्राम पर 100 ml और यूरिया 17 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml, कोलेस्ट्रॉल 150 से 180 पर मिलीग्राम पर ml 100 ml और एल्ब्यूमिन 65 से 75 ये आपका मिलीग्राम पर 100 ml होता है। अगर ग्लूकोज 80 से 150 के ऊपर जाता है तो हम उसको हाइपर मानते हैं, और कम आता है तो हाइपो मानते हैं। तो हाइपर और हाइपो में शरीर में अनेक लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, ब्लड शुगर जिसका आपने नाम दे रखा है। यहीं पे हम आपको एक बात और, जो कि ब्लड से चर्चा हो रही है, तो बीपी एक बहुत महत्वपूर्ण कॉमन प्रोसेस है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर। आमतौर पर ब्लड प्रेशर हर डॉक्टर नापना चाहता है। मैं यहां पर एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो पैथोलॉजिकल टेस्ट हैं या जो हमारे सब्सिडरी इंस्ट्रूमेंट हैं मेडिकल के एथिक्स में, बीच में तमाम लोगों ने आपत्ति किया कि इलेक्ट्रोहोपैथिक डॉक्टर स्टेथोस्कोप नहीं रख सकते हैं, थर्मामीटर नहीं रख सकते हैं, बीपी मशीन नहीं रख सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं रख सकते। हम अगर कागज लेकर के बैठे हैं तो इस पे लिखने के लिए हमको पेन चाहिए ना। अगर हम किताब लेके बैठे हैं तो किताब को पढ़ने के लिए अगर हमारी आंख में कुछ कमी है तो हमको चश्मा चाहिए ना। ठीक उसी तरीके से हर चिकित्सक जो चिकित्सक के रूप में बैठा है उसको जांच पड़ताल के लिए अपने सहायक इंस्ट्रूमेंट या उसके औजार के लिए या सहायक हमारे साथ जो भी, अब हाथ में हम बैठे हैं और हम ग्लव्स पहन लें तो कह देंगे कि हम डॉक्टर नहीं, हमको ग्लव्स नहीं पहनना चाहिए। या हम थर्मामीटर से रोगी का अगर टेम्परेचर ले लें तो हमको थर्मामीटर नहीं रखना चाहिए। ये कुछ दूषित मानसिकता के व्यक्ति या दूषित मानसिकता के अधिकारियों की बात मैं कर लूं, जो विभिन्न समयों पर जांच करने पहुंचते हैं और कहते हैं इनके यहाँ थर्मामीटर पाया गया, इनके यहाँ स्टेथोस्कोप पाया गया। क्यों हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो हम जांच कैसे करेंगे। जांच तो किसी एक विधा की प्रणाली तो है नहीं। अगर हम जांच नहीं कर सकते तो अन्य चिकित्सा पद्धतियों के लोग जांच क्यों करते हैं, क्यों करवाते हैं। क्या उनके मेडिकल एथिक्स में या उनकी किताबों में लिखा है कि वही केवल थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोहोपैथी का डॉक्टर थर्मामीटर इस्तेमाल नहीं करेगा, या वही केवल ब्लड प्रेशर की मशीन इस्तेमाल करेंगे। हम नहीं करेंगे। हाँ, हम करेंगे, लेकिन हमें उसका सही ज्ञान होना चाहिए। हम उसका दुरुपयोग ना करें। अगर हमारे पास किसी पैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है तो हमें उस पैथोलॉजी की रिपोर्ट के पहले यह जानना होगा कि इसमें ग्लूकोज कितने % रहता है, यूरिया कितने % रहता है, एल्ब्यूमिन कितने % रहता है। आमतौर से तो आप पैथोलॉजिस्ट उसके किनारे लिख देते हैं कितना मिनिमम है और इतना आपका आया है। अब तो बहुत आसान सा हो गया, लेकिन फिर भी अगर ना भी वो लिखें तो आपको ये बात पढ़नी चाहिए, और ये पढ़ाई भी जाती है। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा अगर दिमाग से निकल गया तो उसको रिफ्रेश कर लें। तो ब्लड प्रेशर क्या है। एक
बहुत मोटा उदाहरण लेकर के आपको समझाता हूं, अगर आपकी समझ में आ जाए। गांव में खेत के बारे में आप सब जानते होंगे, जहां पर ट्यूबवेल या पंपिंग सेट चलता है वहां से मिट्टी को खोद के नाली बनाई जाती है। हम लोग यहाँ उसको बरहा कहते हैं, आपके यहाँ नाली कहते हैं, तो मैं नाली से ही शुरू करता हूँ। कि नाली बना करके फावड़े से या कुदाल से खोद करके और उस खेत तक ले जाते हैं जहां उनको पानी ले जाना होता है, और पंपिंग सेट चला देते हैं। संबंधित खेत में पानी जाना है, प्रेशर ज्यादा है, पानी चल रहा है और आपकी नाली पतली है, तो कभी कभार क्या होता है कि एक आदमी को यह कहा जाता है कि आप नाली को चेक करते रहो, कुदाल या फावड़ा लेकर के दौड़ते रहो उस नाली किनारे किनारे, क्योंकि तो कभी कभी पानी के वेग से नाली की मिट्टी को तोड़ के पानी बाहर भागता है। फिर आप क्या करते हो, आप बगल से मिट्टी उठा करके उस नाली के ऊपर रख देते हो, वहां की मिट्टी थोड़ी मजबूत हो जाती है, पानी फिर बहने लगता है, फिर आगे कहीं कटता है, आप फिर वहां रख देते हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि पानी को सुचारू रूप से उस नाली में बहने के लिए हमको नाली के किनारे मिट्टी इतनी ज्यादा रखनी पड़ती है कि उस नाली मिट्टी उस पानी के द्वारा मारे गए टक्कर या उसके आवेग को वो बर्दाश्त कर ले जाए और मिट्टी वहां से हटने ना पाए, यानी मिट्टी इतनी मजबूत हो कि पानी की धारा उसको तोड़ ना पाए। यही स्थिति हमारे शरीर में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर कैपिलरीज द्वारा ब्लड पर लगाया गया वो अतिरिक्त दाब जो रक्त को बहने में सहायक हो, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी हमारी आर्टरीज और वेंस की एक कैपेसिटी है रक्त को प्रॉपर उसमें बहाने के लिए, लेकिन जब कभी रक्त हल्का हो जाएगा, उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ऐसी दशा में ब्लड की गति, उसके इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और वो बार बार अपनी उन दीवारों पर भी टक्कर मारेगा जिनसे सट करके वो चल रहा है। तो फिर क्या करता है, ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज और वेंस इतना प्रेशर देती हैं कि ना वो फैलने पाए और ना ब्लड उसमें से तेज से भागने पाए। तो एक प्रॉपर वे में ब्लड कैपिलरीज उस पर प्रेशर डालती हैं। जब प्रेशर डालती हैं तो उस प्रेशर का शरीर के अन्य अंगों पर, ब्लड हार्ट पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ब्लड वहां से तेजी से आना चाहता है, क्योंकि वो हल्का हो चुका है और कैपिलरीज उस पर दाब डाल रही हैं। तो फिर वो मजबूर होता है कि वहां से धीरे धीरे चले, तो उसका सारा का सारा प्रेशर जाकर के हार्ट पर होता है और संबंधित आगे वाली कोशिका पर होता है, दोनों जगहों पर होता है। अगर कभी कभी होता ना कि ट्यूबवेल या पंपिंग सेट या जनरेटर आपका तेज चलने लगता है, चलते चलते गर्म होकर के जल जाता है, वही स्थिति हमारे जो हमारा हार्ट है, अभी मैं आगे इसका फंक्शन बताऊंगा कि एक तरीके के पंपिंग सेट है, ये न ब्लड बना रहा है न ब्लड का कोई फंक्शन कर रहा है, केवल तो ब्लड को एक तरफ से ले रहा है दूसरी तरफ छोड़ दे रहा है। लेकिन जब इसके इस कार्य में कहीं पर कोई बाधा आएगी, कैपिलरीज उस पर प्रेशर देंगी, तो उसका असर हार्ट पे ही पड़ेगा। तो कैपिलरीज द्वारा डाला गया वो अतिरिक्त प्रेशर जो ब्लड को बहने के लिए पर्याय हो, वही ब्लड प्रेशर कहलाता है। जब ज्यादा कैपिलरीज उस पर दाब डालेंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जब कम दाब डालेंगी, ब्लड आराम से चल रहा है, कैपिलरीज को कुछ करने की जरूरत है नहीं, बल्कि कैपिलरीज और डाउन हो गई, तो फिर वो ब्लड प्रेशर डाउन माना जाता है, बीपी लो माना जाता है। हाई और लो की परिभाषा सिर्फ यही है मेडिकल एथिक्स में या जीव विज्ञान के किताबों में, और जो हम लोगों ने पढ़ा है या समझा है। हमें सटीक जानकारी होनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है कितना नहीं होता है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी नहीं है तो हमें फिर इन हथियारों से खेलने का कोई शौक नहीं है। अगर हम रिवाल्वर या पिस्टल नहीं चला पाते हैं तो हमें उसको अपने पास रखने की क्या जरूरत है, पहले तो हमको उसका चलाने का प्रशिक्षण चाहिए ना। तो उसी तरीके से बीपी मशीन या थर्मामीटर या स्टेथोस्कोप अब कान में लगा करके और रोगी को हम केवल दिखाएं कि हम आपका चेक कर रहे हैं और हमको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हम ब्लड प्रेशर मशीन लगा लें, कान में भी लगा लें और उसके यहाँ हाथ में भी रख दें, लेकिन हमें पता नहीं बीपी इसमें चलती कैसे है, अप डाउन का मतलब क्या है, तो फिर क्या मतलब है? फिर तो हम वही हो गए ना जो सरकार कहना चाहती है। अभी एक सज्जन ने उस सीजर मैटी पर बार बार झोला छाप की परिभाषा दी। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, झोला छाप की परिभाषा ये नहीं है कि झोला छाप वे लोग हैं जो किसी भी दूसरी पैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सरकार उनको झोला छाप मानती है। आप एलोपैथ के विद्वान हैं और आप होम्योपैथी की दवाई करेंगे तो आप झोला छाप है। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आप आयुर्वेद की दवा करेंगे, एलोपैथ की दवा करेंगे तो आप झोला छाप है। अगर एलोपैथ वाला भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा करता है तो भी झोला छाप है।
झोला छाप की जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रही है उसको अनिल श्रीवास्तव या आप कहां तय कर रहे हैं? झोला छाप का मतलब ही यही है क्वैक्स, और क्वैक्स वही है जो बिना जानकारी के किसी दूसरी पार्टी में टांग अड़ा रहे हैं। बस इतनी सी बात है। तो जब हम स्वयं पर कंफर्म होंगे, स्वयं को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो हमको किसी अन्य चीज को जानने की जरूरत नहीं होगी। ये ब्लड प्रेशर और पैथोलॉजिस्ट के जांच की बात थी ब्लड में। डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने आपको बताया कि ये शरीर में क्या काम करती हैं, शरीर की सुरक्षात्मक आवरण बनाती हैं, और सुरक्षात्मक आवरण में जो मोनोसाइट्स होती हैं ये मैक्रोफेज कहलाती हैं, और खास करके लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। और एंटीबॉडी के निर्माण को खोजने के लिए आपको पता होगा कि वान वेहरिंग ने 1901 में नोबेल पुरस्कार इसके लिए प्राप्त किया, जब उन्होंने ये कहा कि लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, बॉडी के इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करती हैं। तो उसके लिए उनको अंतरराष्ट्रीय कमेटी ने नोबेल पुरस्कार से नवाजा था 1901 में। एक और शब्द है यहां पर डायपिडेसिस। डायपिडेसिस का तात्पर्य क्या है? कभी कभार क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एक ब्लड कैपिलरीज में चलते हैं। ब्लड कैपिलरीज को अगर खींच करके देखा जाए तो उसमें बहुत बारीक छिद्र होते हैं जिनसे छन करके कोई द्रव तो बाहर निकल सकता है। अगर बहुत प्रेशर डाला जाए तो आमतौर से कैपिलरीज के बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन अगर बहुत प्रेशर पड़ा तो ब्लड के अंदर का प्लाज्मा या उसके अंदर का तरल द्रव ब्लड कैपिलरीज से छन के बाहर की ओर भाग आता है। और बाहर आने की या ऊतकों में कभी कभी क्या होता है कि उसको भेद करके वो टिश्यू फ्लूइड में चले जाते हैं, क्योंकि जहां पे कैपिलरीज चल रही है वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर ही कैपिलरीज बह रही है। तो ब्लड के अंदर से छन करके द्रव का बाहर आना, फ्लूइड का बाहर आना, टिश्यू फ्लूइड में मिल जाना, ये डायपिडेसिस कहलाती है। और ये डब्ल्यूबीसी में होता है। डब्ल्यूबीसी अक्सर कभी कभार निकल करके बाहर चले जाते हैं और उससे हमारे शरीर में कुछ अनियमितताएं भी आ सकती हैं। रुधिर प्लेट्स क्या कार्य करते हैं? रुधिर प्लेट्स में थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं। जब कभी हमारा शरीर कहीं कट फट जाता है तो रुधिर प्लेट्स तुरंत सक्रिय हो जाती हैं स्पाइंडल फाइबर के साथ, और वहां पर कटे फटे स्थान पर एक जाल बना देती हैं। वो जाल फिर एक कवर बन जाता है जिससे निकल करके ब्लड कार्पसेल्स छन करके बाहर नहीं जा पाते। ये प्रकृति की बात है। जैसे ही ब्लड हवा के संपर्क में आता है तुरंत वहां पे स्पाइंडल फाइबर, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसिन ये सब सक्रिय हो जाते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट। जल्दी लंबी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में शरीर में प्रकृति स्वयं सुरक्षात्मक आवरण दे देती है कि अगर व्यक्ति का कहीं एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो शरीर के रक्त को रोका कैसे जाए, शरीर में ये निकल ना जाए, उसके लिए ऑक्सीजन से तुरंत उनकी, देखिए वही ऑक्सीजन अंदर जाती है तो क्रिया नहीं करती ब्लड से, लेकिन जब बाहर की वायु मिल जाती है ब्लड से तो ब्लड तुरंत जम जाता है। यह भी प्रकृति की व्यवस्था है। और जमने का मतलब कि वहां पे एक लेयर बना लेता है, उस लेयर से छन के अंदर के आरबीसी बाहर नहीं निकल पाते, अंदर का ब्लड बाहर नहीं निकल पाता, जिससे रक्त की क्षय बच जाती है हमारे शरीर में। ये आज का टॉपिक था। यहां तक मैंने आपको खींचा है, जो कि समय मैं देख रहा हूं लगभग 30 मिनट से ऊपर मेरी बातचीत आपसे हो चुकी है। मैंने आज आपको ब्लड और लिम्फ के बारे में एक सामान्य जानकारी आप तक पहुंचा दी है, और ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया भी हमने आपको बता दिया कि ये कई चरणों में होती है, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, फिर फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बनना और जाल का बनना, ये रक्त के जमने में सहायक होता है। रक्त के जमने का भी एक निश्चित क्रम होता है। 1 से 2 मिनट के अंदर एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर स्वतः जम जाता है कहीं पर कट फट जाने पर। तो आज तक का ये कोर्स, ये चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज शाम को हम एक क्लास और आपका लें 5 बजे, ताकि ये रक्त का परिसंचरण, हृदय की थोड़ी बहुत कार्यविधि पर चर्चा शाम को हो जाए। शाम को मैं आपके बीच में 20 से 25 मिनट के लिए 5 बजे फिर आऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार।